Dua Limited is in the process of finalizing the financial statements for year ended 31 दिसंबर 2019। अकाउंटिंग वालों का लॉस आ जाए, पहली रो में है जगह। अकाउंटिंग वालों का लॉस बिफोर टैक्स है 140 मिलियन। पढ़ें जी पहली दो एडजस्टमेंट्स। पेज नंबर 288। पहला बुलेट पढ़ें, लेकिन वो थोड़ा सा नया आपको महसूस होगा, लेकिन शायद सही नतीजे पे पहुंच ही जाएं। आप लोग पहला बुलेट पढ़े, मैं वर्किंग वन खोलता हूं, ऊपर से मिटाएं पहले। नीचे क्या रिक्वायरमेंट है? नोट और डीटीए की वर्किंग है या डीटीए या नोट है खाली? बाद में पहला सफा छोड़ दें। डीटीए वाले भी मांगा हुआ है तो फिर दूसरा सफा भी छोड़ दें। पीबीटी बोले लॉस। अच्छा, लॉस आ जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बिजनेसमैन को तो फर्क पड़ता है, हमें लॉस आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अकाउंटिंग डेप्शन ऐड करेंगे और टैक्स डेप्शन माइनस करेंगे। पता नहीं किसकी बॉटल, खैर है। बिलाल कैमरा इधर करो। बिलाल सही करेगा या पंगा लेगा? $2 मिलियन रिकवर हुआ है फ्रॉम अ कस्टमर, जिससे पिछले साल जिसको बैड डेट में डाल दिया था। बताएं जी क्या एंट्री की है अकाउंटिंग वालों ने? 2 मिलियन एक कस्टमर से रिकवर हुआ है जिसको पिछले साल, और ये जो रिकवर हुआ है 140 में पड़ा हुआ है, इंक्लूड्स। बता दें एक्सेलेंट, कैश डेबिट बैड डेट रिकवरी इनकम। तो बताएं अकाउंटिंग वालों ने P&L में कितना डाला? ऐसे क्यों देख रहे हैं, बता दिया करें ना, और कोई फिक्र है ही नहीं। अकाउंटिंग वालों ने P&L में कितना डाला? क्या एंट्री की होगी? An amount of 2 million was recovered from a customer जिसको राइट ऑफ कर दिया था पिछले साल। क्या एंट्री की होगी? कैश डेबिट बैड डेट रिकवरी इनकम। बस डाल दिया अकाउंटिंग वालों ने इनकम पे। अब टैक्स वालों के देख लेते हैं क्या करना है। ये वैसे बंदा पैसे लेके कब भागा था? पिछले से पिछले साल, मेरे ख्याल से नहीं, पिछले साल पैसे लेके भागा तो, और इस साल पैसे ले आया, तो हमने क्या एंट्री कर दी? कैश डेबिट बैड डेट रिकवरी इनकम। देखते हैं टैक्स वाले क्या कह रहे हैं। टैक्स वाले कहते हैं राइट ऑफ कर दो डेट को और माइनस कर लो, कोई मसला नहीं। टैक्स वाले कहते हैं अगर कोई बंदा पैसे लेके भागे तो उसको माइनस कर लो खर्चे को। अच्छा, अगर ले आए तो क्या करो, ये तो नहीं बताया हुआ। एक मिनट अब बात फिर खुल के करनी पड़ेगी। टैक्स वाले कह रहे हैं जब भागे तो खर्चे में डाल दो। हमने डाल दिया होगा फिर पिछले साल खर्चे में। पिछले साल हमारा खर्चा कितना था? पिछले साल खर्चा कितना था? डेट हैड बीन रिटन ऑफ इन प्रीवियस ईयर। एक्सेलेंट, 2। पिछले साल खर्चा कितना था? और टैक्स वालों ने भी ये खर्चा माइनस करने दिया था। टैक्स वालों ने भी ये खर्चा, हमारे साल क्या हुआ? वो 2 मिलियन आ गया और हमने उसको इनकम में। अब टैक्स वाले क्या कहेंगे? भाई टैक्स वाले भी कहेंगे इनकम में डालो, वो कहेंगे बोला झूठ, तुम लोगों ने झूठ बोला था कि वो पैसे लेके भागे। वो तो पैसे देके लेके, तो इस एडजस्टमेंट को बस इग्नोर कर दें, क्योंकि टैक्स वालों की नजर में भी 2 रुपए इनकम होगा और हमने भी इनकम में डाल दिया हुआ है। पहले लिख लें ये बात, फिर समझा दोबारा देता हूं। टैक्स वाले भी बैड डेट रिकवरी को इनकम में ही डालेंगे। टैक्स वाले भी बैड डेट रिकवरी को इनकम में ही डालेंगे। इसलिए इग्नोर कर दें।
क्योंकि हमने इनकम में ऑलरेडी डाल लिया हुआ है, इसलिए इग्नोर कर दें, क्योंकि हमने ऑलरेडी इनकम में डाल लिया हुआ है। अब जरा तसल्ली से एक दफ़ा दोबारा देख लें, सारे आ गए हैं, इधर देखें, तो जो लेट आए हैं वो इस एडजस्टमेंट को इग्नोर भी कर दे, कोई मसला नहीं, आगे से बस रिदम में आ जाए। कोई एडजस्टमेंट एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती नहीं। अकाउंटिंग वालों का लॉस आया है, अच्छा अकाउंटिंग वालों का लॉस आया हो या गेन आया हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर कोई अमाउंट रिकवर हुई है तो आईडी की होगी उन्होंने। अकाउंटिंग वालों के लॉस या गेन तक पहुंचते हुए अकाउंटिंग वालों ने 2 रुपए बैड डेट रिकवरी इनकम रिकॉर्ड कर ली है, जो बंदे का डेट पिछले साल बैड डेट में जा चुका था। बोलें जी, अकाउंटिंग वालों ने कितना इनकम में इस साल डाला? 2। पिछले साल खर्चे में कितना डाला? बात खत्म हो गई। टैक्स वालों ने भी कहा था कि तुम खर्चे में पिछले साल डाल लो, ठीक है, वेल डन। अब जब आया तो टैक्स वालों ने क्या कहा होगा? ये नहीं सवाल ने बताया। सोचें आया तो क्या कहा होगा? उन्होंने किस बेस पे खर्चा अलाउ किया था? सोचें जरा, उन्होंने किस बेस पे खर्चा अलाउ किया था? कि भाग गया, राइट ऑफ कर दो। अब क्या वो कहेंगे, जब पैसे आ गए तो वो कहेंगे कोई बात नहीं? नहीं, अब वो कहेंगे भाई तूने तो झूठ बोला था कि भाग गया, वो तो पैसे। तो मेरे तो ख्याल से हम और टैक्स वाले एक ही हैं। तो करंट टैक्स में तो एक्रूअल अकाउंटिंग तो ना बोल रहे, यहाँ तो हम और टैक्स वाले एक ही हैं। हमने इनकम में ऑलरेडी डाल दिया और वो भी क्या कह रहे हैं? नहीं, वो वाजे तौर पे कुछ नहीं कह रहे, वो पिछले साल कह रहे थे ये खर्चा है, तो इस साल उन्होंने इसको किस में डालना पसंद किया होगा? बस इग्नोर कर दें, चलें आगे। बाकी को इग्नोर की हुई चीज़ों को डैश डाल के शो भी नहीं करना होता इस क्लास में, तो करना है तो कर दें शो, बैड डेट रिकवरी लिख के आगे डैश डाल दें या छोड़े पड़े, कोई ऐसा शो भी नहीं करना होता इन चीज़ों को जैसे टैक्स की क्लास में करते थे। आगे पढ़ें। बस ये इक्का दुक्का एडजस्टमेंट आपको पता है कि नहीं से देता होता है पहली 1-2 लाइनों में, आगे सारा फिर वो पुराना ही। आगे पढ़ें। रिक्शा है, हैवी बाइक है? अच्छा, चेन निकल आई है, चल। बताएं जी क्या करें? ये क्या चीज है? हाँ जी, मतलब अर्न्ड या उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसने रिसीवेबल अनअर्न्ड ऐसा कुछ लिखा नहीं, मतलब टी अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं, टी अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं, बस वैसे डिविडेंड इनकम है। अर्न्ड मतलब कमा लिया हमने, मतलब आ भी गई है, कैश डेबिट डिविडेंड इनकम क्रेडिट। वो रिसीवेबल तो लिखा नहीं हुआ, अर्न मींस हमने कमाई है बस, और रिसीवेबल नहीं लिखा हो तो आ भी गई होगी। तो बताएं जी डिविडेंड इनकम हमने कितना डाला हुआ है P&L में? ऊपर देखे ना, इंक्लूड का लफ्ज देखे ना, अर्न के लफ्ज से कुछ लोग पता नहीं किस साइड पे जा रहे हैं। भाई कल की क्लास में टैक्स वालों की नजर में लिखा हुआ था इट इज टैक्सेबल व्हेन अर्न्ड, वो और बात थी। यहां तो वैसे ही सवाल में कहता है कि इसके अंदर डिविडेंड इनकम जो आपने कमाई है शेयर खरीदने पे, आपने तो टैक्स पढ़ा हुआ है, शेयर खरीदने पे डिविडेंड इनकम कमाते हैं, तो डिविडेंड आपने जो बाहर के मुल्क में शेयर्स खरीदे हुए हैं उससे आपने फॉरेन सोर्स डिविडेंड इनकम कमाई है, बाहर के मुल्क में डिविडेंड इनकम कमाई है, कितने मिलियन, और ये प्रॉफिट्स में आपने डाल दी है। टैक्स वाले कह रहे हैं इस पे टैक्स दे दो सिर्फ 20%। टैक्स वाले कह रहे हैं इस पे टैक्स दे दो सिर्फ 20%। तो आप बता दें क्या करें? अगर इसको प्रॉफिट्स में पड़ा रहने दिया तो क्या? एक मिनट। पाकिस्तान वाले कितना टैक्स मांग रहे हैं? 0। और बाहर वाले? दुआ लिमिटेड को कितना टैक्स देना पड़ेगा? 20%।
भाई ऐसी अजीब अजीब सी बातें तो ना करें ना, मुझे तो यही लग रहा है दुआ लिमिट। अच्छा टैक्स नहीं देना पड़ेगा इनको? मैं पाकिस्तान भाई, मैं इंटरनेशनल लेवल का बंदा हूं, आप क्या? ओ भाई हम दुआ लिमिटेड की बात कर रहे हैं, दुआ लिमिटेड की। हमको दुआ लिमिटेड की सिर्फ पाकिस्तान इनकम्स की बात करें या सारी इनकम्स की? भाई टैक्स की क्लास से बाहर आ जाए, ये बिजनेस है, वर्ल्ड लेवल के बिजनेस होते हैं लोगों के। पाकिस्तान में कितना टैक्स देना है इन्होंने? अगर यहां पाकिस्तान में 1% देना होता, अभी तो 0 है ना, पाकिस्तान में 1% देना होता और बाहर 20% देना होता, तो फिर बताएं टोटल रेट क्या लगता? 21। तो प्लीज इस तरह लिखें, दुआ लिमिटेड ने 20% टैक्स देने, जुल्म तो ना करें कि माफ है टैक्स। पाकिस्तान में माफ है, लेकिन बाहर कितना टैक्स देने? अच्छा किसी तरह बच सकता हूं? वैसे मुझे कोई तरीका बता दें किसी तरह बच सकता हूं। हाँ मुल्क छोड़ के भागा हूं, ये इस तरह की मोंगी मारा करें। आप बता दें मैंने इस इनकम पे कितना टैक्स देना है? 20 + 0 = टू, तो खुदा के लिए इसको एग्जाम्प्ट इनकम ना कहें। दिस इनकम इज टैक्सेबल बट नॉट एट 35%, बट नॉट एट 35%, बट एट 20%। अब इसको क्यों माइनस करूं? अगर इसको पड़ा रहने दिया मैंने यहां पे, इस तरह की एक एडजस्टमेंट की थी ना, वो चैप्टर 1 में से आया था टेक्स्ट में कोई सवाल? अच्छा 3 में से आया था। अच्छा मुझे ये बताएं कि एक सवाल हमने किया था कि अच्छा टी काउंट नहीं बनाने होते बिला वजह, टी काउंट जहां बनाने होते हैं जहां पे रिसीवेबल या अनअर्न का लफ्ज हो, टी काउंट नहीं बनाना था। ये सवाल माय डियर हमने किया था। डिविडेंड पे टैक्स वाले कितना मांग रहे थे? 20%, और बाकी सारी इनकम्स पर। तो हमने कहा था कि डिविडेंड को अगर पड़ा रहने दिया तो उस पर भी खुदा ना खास्ता क्या लग जाएगा, लेकिन मैं क्या चाहता हूं कितना लगे? तो ये वाला कॉन्सेप्ट है। तो इट इज जस्ट लाइक क्वेश्चन 7 पेज 208। बताएं जी 16 मिलियन अगर मैंने पड़ा रहने दिया तो वो टोटल में आ जाएगा नीचे। जब टोटल में आ जाएगा तो 16 मिलियन पे क्या लगेगा? मैं क्या चाहता हूं क्या लगाऊं? मैं चाहता हूं 0% या 1% भी उससे तो पाकिस्तान में तो 1 + 20 21 हो जाता। मैं चाहता हूं 0% और 20% लगाऊं। मैं कितना लगाना चाहता हूं? 20। तो ऐसी चीजों को ना जिनका टी काउंट नहीं बनाना, बस नॉर्मल तरीके से डील करें। बता दें जी पड़ा हुआ है हमारे प्रॉफिट्स में, पड़ा हुआ है ना, इसको निकालें। इसको ऐड कर दें, लेस। अच्छा साइन वही यूज करने हैं, अकाउंटिंग एक्सेप्शन है, टैक्स एक्सेप्शन लेस, साइन वही यूज करने हैं, साइन चेंज नहीं करने, कोई उल्टी गंगा नहीं बहानी। लेस डिविडेंड टैक्सेबल एट डिफरेंट रेट। पता नहीं डिफरेंट में 2 F होते हैं या एक होते हैं। चलो जिंदगी गुजर गई, अब क्या करने हैं, डिफरेंट रेट तो आगे पे फोकस है ज्यादा। अच्छा माइनस कराएं 16। अगर भूलने का डर है तो तकरीबन 14-15 लाइनें छोड़ के नीचे बेशक लिख लें। एक टैक्स हमारा एंड पे आएगा एट द रेट ऑफ 30 है ना जनरल रेट। एक टैक्स एंड पे आएगा हमारा एट द रेट ऑफ, वो तो टैक्सेबल प्रॉफिट्स पे आएगा ना। और एक और टैक्स आएगा, जिन्होंने टैक्स की क्लास पढ़ी हुई है, एड टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक फाइनली जो करते थे, एड टैक्स ऑन डिविडेंड ऑफ 16 एट, ये यूके में देना पड़ेगा ना टैक्स दुआ लिमिटेड को, तो दुआ लिमिटेड के सीटी में जाना चाहिए या नहीं? जल्दी बताएं, यूके में 20% जब मैं टैक्स दूंगा तो मेरे सीटी में जाना चाहिए या नहीं? सीटी मेरा वर्ल्ड लेवल का होना चाहिए या सीटी सिर्फ पाकिस्तान का होना चाहिए?
सीटी मेरे बिजनेस का होना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट भी मेरे बिजनेस का है, लॉस मेरे बिजनेस का है। तो इस तरह ना सोचना था जिस तरह आप लोग सोच रहे थे। अफसोस होता है। जी तसल्ली से इसको रिवाइज करें, फिर अगली एडजस्टमेंट पढ़ें। मैं अगर जिंदगी के किसी मोड़ पर फिक्स्ड एसेट खरीदूं, किताब देना, किताब देना, नहीं नहीं भाई ये घर वाले तो समझेंगे ना, पढ़ पढ़ के इन्होंने लूट मचा दी हुई है। और सारे चैप्टर तकरीबन कवर, हाँ सारे कवर हो गए। आई गेस 1037 भी दोस्त ने किया खुद ही। अच्छा ये क्या है, पहाड़ियां हैं इधर? अच्छा मुझे बताएं कि मैंने प्लांट कितने मिलियन का खरीदा है? 500 मिलियन का। शायद मैंने प्लांट खरीदते हुए ऐसा किया हो कि मैंने प्लांट खरीदते हुए जिंदगी के किसी मोड़ पर बाहर के मुल्क से खरीदा हो, फर्ज करें। और अगर बाहर के मुल्क से खरीदा हो तो बाहर के मुल्क से प्लांट खरीदने पे क्या हुआ होगा? बाहर के मुल्क से प्लांट खरीदने के ऊपर जब पेमेंट करनी पड़ी होगी तो एक्सचेंज गेन या अकाउंटिंग वाले एक्सचेंज गेन लॉस को डालते हैं P&L में। आप बताएं ये 500 मिलियन बैलेंस शीट में पड़ा होगा अकाउंटिंग वालों की, और 30 मिलियन खर्चों में पड़ा होगा, प्रॉफिट तक पहुंचते हुए माइनस हो गया होगा। टैक्स वाले क्या कह रहे हैं? कैपिटलाइज कर दो। टैक्स वाले कह रहे हैं कैपिटलाइज कर दो। वैसे मैं ये बात करना नहीं चाह रहा था, टैक्स की क्लास में एक दफ़ा पढ़ाया था कि अगर आप फॉरेन करेंसी लोन लेके कोई एसेट खरीदें और एक्सचेंज गेन लॉस आए, इस तरह का एक कॉन्सेप्ट करवाया था, बट लीव इट, टैक्स तो लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ, हम तो सादा सादा बात करते हैं। अच्छा हर जगह ऐसा रूल नहीं होता, किसी जगह कुछ और रूल होता है। इसी को मैं थोड़ा सा बदलता हूं। बोरोइंग कॉस्ट ड्यू टू एसेट इज 30 मिलियन। अब बिल्कुल उल्टी गंगा बहती, बोरोइंग कॉस्ट को अकाउंटिंग वाले कैपिटलाइज करते हैं और टैक्स वाले कहते हैं कि इसको खर्चे में डालो, ये इंटरेस्ट है तुम्हारा। तो ये इधर उल्टी हुई है, वो जो बोरोइंग कॉस्ट में कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसकी उल्टी होगी इधर। तो हर जगह अपनी अपनी बात है, उसमें कोई नहीं, हमने बस देख के समझ जाया करना है बात क्या चल रही है। मैंने जो बोरोइंग कॉस्ट की बात की है उसको आप जो है वो फेंक दें डस्टबिन के अंदर। मुझे आप सिंपल तरीके से ये रिवीजन कर दें बस। अकाउंटिंग वाले 500 को कहां डाल रहे हैं? बैलेंस शीट में। और 30 रुपए को कहां डाल रहे हैं? खर्चे में। पीबीटी तक पहुंचते हुए माइनस कर रहे हैं। यहां पीबीटी मैंने शो नहीं किया, पीबीटी तक पहुंचते हुए माइनस कर रहे हैं। टैक्स वाले कह रहे हैं 30 को डाल दो एसेट में। पकड़े जी, पकड़े, हिम्मत करें, हिम्मत करें, 30 को पकड़े। और टैक्स वाले ने एसेट की कॉस्ट में डाल दिया, लेकिन एक काम करना है, उसके भी नंबर होंगे। वो ये है कि अकाउंटिंग वालों ने तो खर्चे में डाल दिया है ना, तो टैक्स वाले कहेंगे ये तुम्हारा खर्चा। ये काम अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, वो आसान होता है, वो नहीं भूलते, क्योंकि वो लिखा होता है ना वाजे, एज पर टैक्स लॉ एक्सचेंज लॉस को डालो एसेट की कॉस्ट में, ऐसे पकड़ के ऐसे डालते हैं, लेकिन ये अक्सर लोग भूल जाते हैं। तो ये जरूर याद रखिएगा कि अकाउंटिंग वालों ने किस में डाल दिया है। तसल्ली से बोले ना, अकाउंटिंग वालों ने किस में डाल दिया है? खर्चे में। टैक्स वाले कह रहे हैं इसको कहां डालो, तो फिर क्या करें? जैसे अकाउंटिंग लॉस उल्टाते थे ऐसे एक्सचेंज लॉस उल्टा दें। ये जरा एडजस्टमेंट याद से करनी है। ऑल टैब, अब पढ़ लें पॉइंट 2।
कैलकुलेटर पकड़ें जरा, कैरिंग अमाउंट निकालें। गिवन है? ओह गाइस, यू आर रियल गाइस। 1474 निकालने दें उसको, लगा रहना, उसकी टेंशन ना लिया करें आप, लेट हिम कट। वो लगा मैं इनको जमा करके ना अच्छा टैक्स बेस निकालें जरा। अच्छा अभी दो दफा पागल नहीं बनते, ठीक है। ये फिक्स एसेट का टी काउंट दिया हुआ है स्टेटमेंट फॉर्म में। ओपनिंग बैलेंस क्यों डिफरेंट है वैसे दोनों के? वैसे अच्छा बच्चा होता ना, पता है क्या लिखता? द ओपनिंग बीवी एक्सीडेड द टैक्स बीवी बाय रुपीज इतने। लेकिन आज तो दोनों की बीवियां दे रहे हैं ना, 1700 और 1116 पाउंड, तो दोनों की बीवियां दे रहे हैं। लेकिन अगर कभी ना देता तो क्या करता? कहते हैं अकाउंटिंग वालों की बीवी एक्सीडेड द टैक्स वालों की बीवी बाय रुपीज इतने, और फिर काम छिक के रखता। कहते हैं अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन एक्सीडेड द टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन बाय इतने। द डिस्पोजल्स की अकाउंटिंग वालों की बीवी एक्सीडेड द टैक्स वालों की बीवी बाय इतने। बहुत सारी चीजें दे सकता था। ये आपको याद है? कौन है ये आपको याद है? ये 3 एडजस्टमेंट्स हमें पिछले सवाल में दी थी सुबह सुबह। किन किन के डिफरेंस दिए थे, किसी को याद हो? ओपनिंग बीवीज का डिफरेंस दिया नहीं हुआ था, सवाल से लड़ लड़ के टकरे मार के निकाला था। डेप्रिसिएशंस का डिफरेंस दिया हुआ था, फोकस ऑन सीए। और डिस्पोजल्स की बीवी का भी डिफरेंस मैं आपको लिख के दे सकता हूं, ये डिस्पोजल की बीवी है क्योंकि अकाउंट बीवी पे बन रहा है, अकाउंट बुक वैल्यू पे बन रहा है ना, तो ये डिस्पोजल्स की क्या है? बीवी। अच्छा आप बता दें, एक चीज और आ रही है यहां पे, इंपेयरमेंट लॉस। क्या आ रहा है? ये किन्होंने रिकॉर्ड किया है? तो ये परमानेंट डिफरेंस है ना, इंपेयरमेंट लॉस इज नेवर अलाउड फॉर टैक्स पर्पस। नहीं, मैंने आपको कहा था ये परमानेंट डिफरेंस नहीं हुआ करेगा, ये टेम्परेरी डिफरेंस होगा। अब मुझे बता दें इजी मार्क्स जो फौरन लेने हैं, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और अकाउंटिंग इंपेयरमेंट उल्टा के, जल्दी जल्दी, सब कुछ गिवन है आज। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग इंपेयरमेंट उल्टा के टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन माइनस कर दें। क्लियर? आज तक हमने पढ़ा था कि एडिशंस में कोई फर्क नहीं होता, लेकिन सब कुछ पढ़ते पढ़ते दिल धक धक करे, ये क्या, ओ मैंने तो क्या, इन्हीं एडिशंस ऑफ अकाउंटिंग इज लेस देन टैक्स की एडिशंस। पता नहीं टैक्स वालों ने 20 रुपए क्या डाल दिया था। एडिशंस कॉस्ट पे होती हैं, अकाउंट बुक वैल्यू पे बने, एडिशंस फिर भी किस पे होती हैं? कॉस्ट पे। एडिशंस तो कॉस्ट पे ही होती है ना। शुक्रिया। ओ यहाँ ये आई कैप का लेवल है। आई कैप तो कभी भी मायूस नहीं करता, कहते मैं बताता हूँ डिफरेंस। मेरे जो दिल में धक धक यार कितने सुहाने लोग हैं आई कैप में। डिफरेंस ऑफ 20 मिलियन इन एडिशंस रिप्रेजेंट्स का मतलब होता है यही वजह है और कोई वजह नहीं है। रिप्रेजेंट्स लॉस ऑन एक्विजिशन। एसेट खरीदने पे लॉस हुआ, लॉस इस वजह से हुआ होगा कि पेमेंट्स वगैरह टाइम पे नहीं की होंगी तो एक्सचेंज लॉस आ गया होगा। लॉस ऑन एक्विजिशन which is considered as part of cost as per। मुझे बताएं आपने फॉरेन सप्लायर से एसेट कितने का खरीदा है? 460 का। फॉरेन सप्लायर से तो एसेट कितने का खरीदा होगा? 460 का। लेकिन 20 मिलियन लॉस आया होगा। ये लॉस अकाउंटिंग वालों ने बारों बार कहां डाला होगा? एसेट के टी अकाउंट में या बारों बार P&L में डाला होगा? ये अकाउंटिंग वालों ने 20 P&L में डाला होगा, लेकिन टैक्स वालों ने 20 पकड़ के यहां पे डाल दिया होगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, बस यहां 60 रुपए फिगर आ रही होगी, यहां इसकी 80 रुपए फिगर आ रही होगी। देयर इज नो एरर इन इट। इनको चेंज मत करें बस। अल्लाह का शुक्र है आज तो ये गिवन है। अभी सुबह सुबह वाली क्लास में यही था। 460 और 480 को देखें, ये देखें, मैंने भी तो यही किया था। क्या वो तो पूरा टी काउंट दे दिया ना उसने, तो मैंने टी काउंट की बजाय सिर्फ एक चीज दी थी आपको। एसेट में कितना पड़ा हुआ था? 500 अकाउंटिंग वालों ने डाला था, लेकिन टैक्स वालों ने थोड़ा सा ज्यादा डाल दिया था, 530। इन्होंने टैक्स वालों ने ऊपर वो भी डाल दिया था, इन्होंने सिर्फ बर्फ रखी हुई थी।
उन्होंने पर रू अफ़ज़ा भी डाल दिया 530 डन। और टैक्स अकाउंटिंग वालों ने रू अफ़ज़ा अलग से P&L में डाला हुआ है, इन्होंने कहा नहीं इसी ग्लास के अंदर डालो। आप बताएं हमारे सवाल में कैरिंग अमाउंट क्या है एडिशंस की 460 और टैक्स बेस 480, उसमें 20 क्या पड़ा हुआ है। अब ये वाला कॉन्सेप्ट तो उसने आपसे टेस्ट ही नहीं किया, ये तो गिवन कर दिया, इसमें आपको एफर्ट ही नहीं करनी पड़ी। फिर क्या चाह रहा है वो, क्या चाह रहा है वो, क्या चाह रहा है, क्या चाह रहा है वो ये वाली एडजस्टमेंट आपसे टेस्ट करना चाह रहे हैं। अकाउंटिंग वालों ने लॉस को कहां डाला होगा, अब बड़ा बड़ा करके लिखें 20 रुपए अकाउंटिंग वालों ने P&L में डाल लिया हुआ है, यहां पे यहां सर्कल लगा के 20 रुपए अकाउंटिंग वालों ने P&L में डाल लिया हुआ है। और टैक्स वाले कह रहे हैं एसेट की कॉस्ट में डालो। जी कौन सा वाला, दूसरे वाला। ओके अब माय डियर P&L टाइप चीजें ढूंढें, P&L टाइप चीजें, अकाउंटिंग डेप्शन उल्टाएं और टैक्स डेप्शन माइनस करें, अकाउंटिंग इंपेयरमेंट लॉस उल्टाएं। या तो ये निकलेगा या हम निकलेंगे। पता कराओ यार, हमसायों की हेल्प कर दो उन्हें, पता कराओ। अच्छा इंपेयरमेंट लॉस और अकाउंटिंग वालों के डेप्रिसिएशन उल्टा दें। जी भाई कितनी, 470 और लेस कर दें टैक्स वालों की डिप्शन 284, उसी को इधर ले आए ना, मेन पे हम धक्का लगा देते हैं जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा कुछ लोग धक्का लगा रहे होते हैं ऐसे बरकत के लिए, अगला और बड़ा जोर लगाया तुम लोगों ने। और अच्छा जी ये दूसरे वाला 18 कर दें, 20 कर दें, 22.5 कर दें। सुबह 4-5 बजे ना खिड़की खोल के है ठंडी हवाएं सामने बैठ के पढ़ने लग जाया करें, ठीक है। ये बहाने बुने खत्म, लेट गई हुई है, ये हो रहा है वो हो रहा है, अभी साथ साथ ही है, क्या करें, पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा अब मुझे बता दें ये जो 20 रुपए की एडजस्टमेंट है क्या करना है। अकाउंटिंग वालों ने एसेट की कॉस्ट में कितना डाला 460, तो 20 कहाँ गया, आसमान खा गया या जमीन निकल गई, P&L में चला गया। टैक्स वालों ने ये 20 कहाँ डाल दिया। आप बोलते हैं अकाउंटिंग वालों ने ये 20, क्या आपको पता है ये बचपन के अंदर पढ़ाया था एक्सचेंज लॉसेस P&L में जाते हैं, अब ये P&L में पढ़ा हुआ है, इसको उल, तो ये एडजस्टमेंट रिवाइज करके याद रहेगी, आज पहली दफा होने लगी है ये एडजस्टमेंट, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह याद हो जाएगी आप लोगों को, क्योंकि और तो सवाल इसकी प्रैक्टिस के लिए है नहीं। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बस 1-2 दफा आया ही में। एक्सचेंज लॉस को टैक्स वाले एसेट की कॉस्ट में डाल रहे हैं, ऐड कर दें एक्सचेंज लॉस रिकॉर्डेड बाय अस इन IAS 21। IAS 21 में हमने इसको रिकॉर्ड लॉस को रिकॉर्ड किया था, कहां पे, P&L में। लेकिन टैक्स वाले क्या कह रहे हैं,
कैपिटलाइज, तो फिर इसको उल्टाएं। तो मैंने लॉजिक भी साथ ही लिख दी। एक्सचेंज लॉस ऑलरेडी रिकॉर्डेड बाय अस इन IAS 21 नाउ बीइंग रिवर्स्ड, नाउ बीइंग रिवर्स्ड, पूरा ऐसे लिख के आया मैं। उल्टाएं 20। मुझे लगता है मेरी अंग्रेजी नहीं देख रहे आप लोग, वो फिगर के इंतजार में है। लिखो फिर आगे चलिए और आगे बोलेंगे यस। अच्छा मिटा दें एक्सचेंज लॉस। और कुछ करंट टैक्स में? वेल डन। डिस्पोजल का गेन लॉस। मुझे कैसे पता चला कि डिस्पोजल का गेन लॉस है? मुझे क्या, आपको कैसे पता चला डिस्पोजल? और तो कोई डाटा सवाल में नीचे दिया नहीं हुआ, हमें कैसे पता चलेगा डिस्पोजल का गेन लॉस है? दोनों की बीवियां बराबर नहीं है ना। देखें अगर दोनों की बीवियां बराबर नहीं है इस वक्त, देखें जरा, तकरीबन ये 92 किलो ज्यादा होगी और ये 174। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि दोनों की बुक वैल्यूज अगर बराबर नहीं है तो क्या दोनों का गेन लॉस बराबर आएगा? तो भाई अब सवाल में जरा वो जाहिरी बात है, अब पिछले सवाल में भी उसने इसी तरह किया, कैश मिस किया था, इस सवाल में भी उसने कैश मिस कर दिया। इसको कहते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग। मैडम नीचे खड़ी हैं। अच्छा जो लतीफा समझाना पड़े उसका फायदा कोई नहीं। अच्छा वर्किंग नंबर 2। सवाल में गलती से वर्किंग करनी पड़ गई, परेशान हो गए, आदत ही खत्म हो गई थी वर्किंग करने की, सब कुछ तैयार माल दिया हुआ था। वर्किंग 2 डिस्पोजल पापा आ ते बबलूजा IFRS। सुबह होती है शाम होती है। अकाउंटिंग वालों ने आवाज मारी, मेरी बीवी आए। मैं आई 144। उन्होंने कहा आना जाए। अच्छा 144। अब टैक्स वालों ने आवाज मारी, मेरी बीवी आए 92। बस एज्यूम जो मर्जी कर लेंगे, करंट टैक्स पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओवरऑल नेट सेम रहेगा, लेकिन बेहतर है चले स्क्रैप ही कर दें दोनों चीजों को। P&L बताएं। लॉस सर यानी इसमें से कट कट के भी एडजस्टमेंट्स होंगी? ये ओए सर ये की हो रहा आज जेड़ा सवेरे होया सी, उसमें तो बताया था ना डिस्पोजल है, इसमें तो थोड़ा सा नीचे करके लिख गया बस। चलें जी उल्टाएं, 1-4 रह गया। अकाउंटिंग वालों का लॉस उल्टाकर और टैक्स वालों का लॉस मिन्हा कर दें। ये वर्जिश शुरू कर दी हुई एक्सरसाइज सुबह, मैंने सही से बताया, हाथ खड़ा करें। वेल डन। एक बंदा, 2 मीडियम, ऐड हल्की आंच पे शुरू कर दें। अकाउंटिंग वालों का लॉस लेस टैक्स वालों का लॉस 92। यानी ये IAS 12 तो प्रैक्टिकली देखें, जब कंपनीज के अकाउंट्स बन जाते होंगे, सारी चीज़ों की कैरिंग अमाउंट्स निकल आती होंगी, फिर हर एक के लिए टैक्स की किताब खोल के लोग टैक्स के रूल्स देखते होंगे और फिर टैक्स बेसें बनाते होंगे, करंट टैक्स निकालते होंगे और ये सारा काम करते होंगे। ये जो टैक्स कंसल्टेंट्स होते हैं, याद रखिएगा, ये लोग तो सिर्फ आपको करंट टैक्स निकाल के देते हैं।
अगर आप लोगों ने कैरिंग अमाउंट और डेफर्ड टैक्स वाली वर्किंग करवानी है, टैक्स बेस वाली, वो तो फिर कोई सीए ही करके देगा। टैक्स कंसल्टेंट्स तो सिर्फ आपको करंट टैक्स निकाल के देते हैं जो गवर्नमेंट को देना है। वो डेफर्ड टैक्स तो एक अकाउंटिंग मैयर है। यहाँ पे खत्म होगी हमारी एडजस्टमेंट। आप पीपीई बना लें। ये रिक्वायरमेंट है DTL/A या वर्किंग है? कितने सालों की? दोनों की रिक्वायरमेंट है। ओहो, चलो खैर है। मैं साल के शुरू की बीवी तो मैं साल के आखिर की बीवी, तो बहुत कम हो गई है, चल छोड़। मैं साल के शुरू की बीवी तो मैं साल के आखिर की बीवी, इन चारों बीवियों को ले जाएं। ज्यादा हो गई क्या होता है? रिक्वायरमेंट नंबर बी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी स्लैश एज ऑन 31 दिसंबर 2000। चलिए 19 पहले कर लें, ठीक है, ज्यादा अच्छा है, 19 पहले कर लें। भाई उसको को वन नोट में ना, वन नोट में सितंबर 20 का सॉल्यूशन डाले आई कैप का। वन नोट में सितंबर 20 का सॉल्यूशन डाले तो उसको पता चल जाएगा, जाके बता के आओ टीए को। वन नोट में सितंबर 20 का सॉल्यूशन डाले। पापा आज मूड में है सारे। कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस, जी बोले कैरिंग अमाउंट जी 1474 1220 डिफरेंस वट एवर इट मे बी, अभी निकाल लेंगे। अच्छा 25 लाइनें छोड़ देनी चाहिए इसके आगे, देख लेना एडजस्टमेंट्स होंगी कोई 20-25। कितनी एडजस्टमेंट्स हैं आगे? 3 है, तो 3 में से मैक्सिमम भी चीजें निकल आई, 4 तो 3 एडजस्टमेंट 3 चीजें, तो कम से कम 5 लाइनें छोड़ दें बस, काफी है। 25-25 लाइनें छोड़ी होती हैं, वो छोड़ के ना। अच्छा टी कौन कोई डेटर का खोलो, चलो जी, हाँ जी लिखाओ जी डेटर। अच्छा सेल कैश, ओहो अन्नी जगह छोड़ के ना, एक्स्ट्रा शीट देना साथ वाले दो, तेरी मेहरबानी साड़ी पहले नहीं पूरी हो रही। अच्छा और अगली डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट डालें एज ऑन 31 दिसंबर 18। पापा कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस पापा 1700 जी, उसी को 1700 कहते हैं। वाह वाह वाह, कभी कभी तो एंजॉय किया करें जब आ जाए तो। वाह 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 6 अल्लाह अकबर। अच्छा अगली दोनों एडजस्टमेंट्स ना आसान है, 4, 5, 6। 6 तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल, सॉरी। एडजस्टमेंट नंबर 3 जरा मुझे पढ़ के बताएं, ये एडजस्टमेंट कौन सी एडजस्टमेंट है? कौन बोला है? आप पहले बोले हो, उसके बाद भी कोई बोला है, लेकिन आप पहले बोले हो। अच्छा हम ये बात कर रहे थे कि एडजस्टमेंट 3 क्या कह रही है। आई रियली अप्रिशिएट ये इन्होंने कहा है कि ये भालू एडजस्टमेंट है। असल में अजीब सी बात है ना, देखें एज पर टैक्स लॉज हमने कहा है कैरिंग अमाउंट तो बता दे चीज़ों की, प्रोग्राम क्या है तेरा वो तो बता दे। कहते नहीं मैंने शुरू ही टैक्स लॉज से करना है। आपने कहा नहीं सर, कहते होते थे एज पर टैक्स लॉज आ जाए ना तो पहले ना ज़रा
डाल दिया है, कर दिया वो। सितंबर 20 सॉल्यूशन। अच्छा, एज पर टैक्स लॉज रिसर्च फॉर द ईयर। अच्छा वैसे बताएं रिसर्च अकाउंटिंग वाले कहाँ लेके जाते हैं हमेशा, इसकी कोई एक्सेप्शन नहीं है, हमेशा एक्सपेंस में। IAS 38 है ना। टैक्स लॉस वाले कहते हैं रिसर्च को माइनस कर लो। यानी हमने की इस साल, कहते माइनस अगले साल कर लेना। तो पागल, अगले साल अजीब लॉ बनाए हैं पाकिस्तान में। कहते रिसर्च को माइनस कब कर लो, यानी कहते हैं हरकतें इस साल करो, यानी रिसर्च साइंसदानों को तनख्वाह इस साल दो और हमारी तरफ से माइनस। तो फिर इस साल क्या माइनस होगी, जो पिछले साल हुई है, जो, और अगले साल क्या माइनस होगी, जो इस साल हुई है। बार बार पढ़ते हैं, एंजॉय करें। एज पर टैक्स लॉज के मुताबिक रिसर्च फॉर द ईयर इज अलाउएबल इन द ईयर। फिर तो मेरे ख्याल से इग्नोर करते हैं ना अगर ऐसे लिखा होता, ऐसे वो नहीं ESSAY वाला, अगर ऐसे लिखा होता कि रिसर्च फॉर द ईयर इज अलाउ इन द ईयर, फिर क्या करते, फिर तो अकाउंटिंग उन्होंने माइनस कर ली थी ना, और हम क्या करते फिर टैक्स वाले, वो भी माइनस, तो फिर माइनस तो हो भाई। फोकस, ट्राई टू फोकस। एज पर टैक्स लॉज रिसर्च इज अलाउड इन द ईयर, फिर तो इस एडजस्टमेंट को इग्नोर करते, क्योंकि रिसर्च को हम ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं, और वो भी क्या कह रहे हैं, लेकिन वो अभी आप क्या कह रहे हैं। अच्छा रिसर्च की फिगर तो बताओ ना माय डियर। कहते हैं रिसर्च हमारे साल हुई है 25, इसको अगले साल माइनस करना है। रिसर्च हमारे साल हुई है 25 मिलियन की, इसको कब माइनस करना है, हमारा साल कौन सा है 2019, इसको कब माइनस करना है, अगले साल। ये बात समझ आ गई है तो आगे चलते हैं। ये तो अगले साल की कैलकुलेशन उसने मांगी नहीं, अगले साल की कैलकुलेशन उसने मांगी नहीं, कहते हैं इसको माइनस कर लो अगले साल। लेकिन एक काम करना पड़ेगा, इस साल की करंट टैक्स की वर्किंग में इसको उल्टाना पड़ेगा। हाय, ये समझ आया नहीं समझ आया, हमने खर्चे में डाल लिया हुआ था ना, वो कहते तो डाल लो खर्चे में, जरा सब्र कर जो, अगला साल चढ़ लेने दो, चांद चढ़ लेने दो। मैं कहा अगले साल का चांद चढ़ लेने दो, 2 जनवरी का फिर खर्चे में डाल लेना। हमने वैसे कब डाला होगा इसको खर्चे में, 19 में। इन्होंने कब डालने को कहा है, फील करें। अभी इतनी सी बात समझ आ गई, ये 25 को हमने खर्चे में डाला, उन्होंने कहा उल्टा दो। अगर इसको आप लिखना चाहें तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि रिसर्च, अभी ना लिखें, ऑफ 2019। तसल्ली से फोकस कर लें, कोई सवाल है पूछने। रिसर्च ऑफ 19 क्या किया है हमने इसके साथ, इस साल क्यों उल्टाया है, क्योंकि वो कह रहे हैं अभी माइनस ना करो, उल्टा दिया। फिर क्या करने को कह रहे हैं, अगले साल हमने तो माइनस की नहीं होगी, अगले साल हमने तो माइनस की नहीं होगी, तो वो क्या कह रहे हैं माइनस, तो वो पुरानी वाली अब हमने माइनस कर लिया। इसको भालू एडजस्टमेंट कहा था कि हम इस साल माइनस कर लेते हैं और टैक्स वाले अगले साल या फिर अगले सालों में। इससे पहले ये एडजस्टमेंट इस नाम से आती थी कि हमने इस साल माइनस कर लिया, वो कहते हैं 3 साल में माइनस कर लो, उसी तरह की नहीं है, हमने इस साल माइनस कर लिया, वो कह रहे हैं। अब मैं एक और हेडिंग देने लगा हूं, रिसर्च ऑफ 18, रिसर्च ऑफ 18। अच्छा है कितनी, 64। इट इज अलाउएबल इन नेक्स्ट ईयर, ये अलाउएबल 19 में है। 18 की टैक्स की वर्किंग बनाते हैं, थोड़ा सा बेच जगह बना, थोड़ी जी फोल्डिंग खोल, चल मैं बैठ लगा, आए 18 16। अच्छा चलो चंगी तरह बह जाइए, 64 पिछले साल उल्टा दी होगी और इस साल माइनस कर दी होगी। साजी गड्डी चलाओ, छेती करो, चलिए नोट कर लें। ये किस साल की रिसर्च हम माइनस कर रहे हैं, पिछले साल की।
और उल्टा, और इसको कब माइनस करेंगे? इस एडजस्टमेंट के आगे लिखे मजेदार, कितने बार टिंड कराई थी घर वालों ने कि बाल अच्छे आ जाएं इसके? करवाते होते हैं ना वैसे। छोटा सा बच्चा होता है, वो पहले दिन पैदा होता है, नाक तो चाचू पे है, वो बच्चा भी परेशान, कान फुफ्फो पे है, बच्चा कहता है मैं जा रहा हूँ, पता नहीं की प्रोग्राम लाए ना। वो बच्चा अपनी उसको वो है उसको अब इसको जरा तसल्ली से एक दफा पढ़ लें दोबारा। टैक्स वाले क्या कह रहे हैं? रिसर्च कब माइनस करो? अगले साल। अच्छा ठीक है, नई बात है हजम की, अगले साल माइनस कर लेंगे। हमारे साल कितनी हुई है? 25। कब माइनस करेंगे? लेकिन अगले साल तो टैक्स वाले माइनस करने देंगे ना, हमने तो कर लिया होगा। अब क्या करें, कुछ करके बताएं क्या करें? हमारे साल उल्टा दें। अच्छा, पिछले साल साइंसदानों को तनख्वाह कितनी दी थी? पिछले साल क्या एंट्री की थी? रिसर्च एक्सपेंस डेबिट कैश, पिछले साल प्रॉफिट में से माइनस कर दी होगी। टैक्स वाले कह रहे हैं सब्र कर जाओ, इसको अगले साल माइनस कर ले, 19 में कर ले, -19 में। फिर 18 में क्या किया होगा इसके साथ? तो छोटा सा किसी ने लिखना है तो यहां 64 ऐड लिख लेगा और यहां अगले साल 25 लेस लिख लेगा। लेकिन थोड़ा सा बैलेंस शीट के एंगल से सोचना पड़ेगा। कैरिंग अमाउंट फौरन 0 लिखा करें भालू एडजस्टमेंट में, क्योंकि अकाउंटिंग वालों ने रिसर्च एक्सपेंस में डाली होती है। कैरिंग अमाउंट फौरन 0 लिखें। और आज एक अजीब बात सुने जो मैंने आपको बताई थी भालू एडजस्टमेंट में। जिस खर्चे को टैक्स वाले आहिस्ता आहिस्ता माइनस करने दें या कभी बाद में माइनस करने दें, उसको फिर मजबूरी आप एसेट मानेंगे और अगले साल फुल्ली अमोर्टाइज हो जाएगा। अगले साल फुल्ली अमोर्टाइज, मैं मान रहा हूं कि ये एसेट उस तरह नहीं है कि आहिस्ता आहिस्ता डिप्रिशिएट हो, लेकिन क्या करूं? अब ये बात कुछ बच्चों को हजम नहीं होती कि इसे टैक्स वाले एसेट क्यों कह रहे हैं। लिख लेते हैं, चलें हजम करने की कोशिश अभी बाद में ट्राई कर लेंगे। इसको एसेट कहते हैं, रिसर्च एसेट। टैक्स वालों की नजर में ये एसेट है। पिछले साल कितना था एसेट? 64। अगले साल 25। ये वाली लाइन और बैड डेट रिकवरी वाली लाइन, ये दो लाइनें इस सवाल में अजीब सी थी, बाकी सवाल आसान था। अच्छा, सिर्फ आप 64 पे स्टार डाल के लिख लें। टैक्स वाले इसे अगले साल माइनस करने देंगे, इसलिए ये एसेट टाइप चीज बन गई है। 64 पे स्टार डाल के लिखें। टैक्स वाले इसे अगले साल माइनस करने देंगे, इसलिए ये एसेट टाइप चीज है। अच्छा, ये एडजस्टमेंट क्यों एडवर्टाइजमेंट और रीस्ट्रक्चरिंग जैसी है? सुबह वाली क्लास रीस्ट्रक्चरिंग और कल वाली क्लास एडवर्टाइजमेंट, ये एडजस्टमेंट क्यों उस तरह की है? क्योंकि एडवर्टाइजमेंट को वो 5 सालों में करने दे रहे थे। एडवर्टाइजमेंट को वो 5 सालों में करने दे रहे थे और रीस्ट्रक्चरिंग को भी आज सुबह 5 सालों में। तो हमने उसे टैक्स वालों की नजर में क्या बना लिया था? एसेट। इसमें वो 5 सालों में करने दे रहे हैं या अगले साल माइनस करने दे रहे हैं?
जो लोग एंट्रीज के जरिए समझना चाहते हैं उनको मैं समझाने लगा हूं। मैं इग्नोर कर रहा हूं कि हमारे साल रिसर्च हुई नहीं, सिर्फ एक साल की समझ लेते हैं। पिछले साल कितनी रिसर्च हुई? 64। 2018 IFRS वालों की एंट्रीज, एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, बोले हम ओनली 2018 का डेटा ले रहे हैं। एज्यूम करें 2019 का डेटा सवाल में है ही नहीं। अकाउंटिंग वालों ने क्या एंट्री की होगी रिसर्च की, किसी को पता है? एक्सपेंस डेबिट, और सिर्फ 2018 का डेटा लेके बताएं अगले साल अकाउंटिंग वालों ने इसकी क्या एंट्री की होगी? कोई नहीं। अगले साल अपनी रिसर्च दोबारा हुई होगी, नहीं उसकी मैं करनी, वो फिर अगले साल वो फिर छोड़ें। 19 में क्या रिसर्च हुई इसको छोड़ें। 2018 में टैक्स वालों ने 2018 में टैक्स वालों ने पेमेंट नहीं भूल सकते, वो पेमेंट को एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। 2018 में हमने पेमेंट की 64 की। टैक्स वालों ने कहा रुको ये क्या है, हमने कहा ये रिसर्च है 64 की। टैक्स वालों ने कहा पे कर दी, हमने कहा हाँ। टैक्स वालों ने कहा चलो कैश क्रेडिट करो, हम भी मानते हैं ये कैश है। हमने कहा टैक्स वालों इसे खर्चा अलाउ कर दो प्लीज, इसे खर्चा अलाउ कर दो ना, ये डिडक्शन अलाउ कर दो। उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह इट इज अलाउड एज डिडक्शन इन नेक्स्ट ईयर। टैक्स वालों ने कहा ये खर्चा है आपका अगले साल। इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि 2018 में फिर आप इसको क्या माने, एसेट, वरना तो फिर एंट्री पूरी नहीं होगी ना, और अगले साल वो एसेट रियलाइज हो जाएगा, अगले साल वो एसेट खत्म हो जाएगा किताबों से। बहरहाल इस बहस में मैं नहीं जा रहा, मैं इस एंट्री को पूरा नहीं कर रहा। मुझे बताएं 2018 में टैक्स वालों को क्या मानना पड़ा इसको, क्योंकि वो अजीब बोंगी सी मार रहे थे। वो कह रहे थे रिसर्च करो इस साल लेकिन एक्सपेंस में डालो अगले साल। सो दैट्स वाई इन्होंने इसको एसेट माना है। बट आई डू नॉट सजेस्ट टू नोट इट डाउन और राइट इट डाउन। लेकिन अगर वो इसी साल खर्चा मान लेते तो फिर तो करंट टैक्स में कुछ भी नहीं करना था। हमने भी खर्चे में डाला, उन्होंने भी खर्चे में डाला, फिर तो कुछ भी नहीं करना था। तो ये थोड़ा थोड़ा समझ आए। तो ये एक्सपेंस अगले साल एसेट, तो अगले साल टैक्स वाले इसको माइनस करने देंगे, कोई मसला नहीं। और एसेट भी किताबों से खत्म हो जाएगा, ये 64 वाला कट के खत्म हो गया। अगले साल नया एसेट राइज हुआ था, वो कोई और वजह थी। आप बता दें 2018 में हमने क्यों रिसर्च को एसेट बनाया? क्योंकि हम एक्सपेंस डेबिट नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं टैक्स वालों की नजर में एक्सपेंस डेबिट कर सकते थे? ये हमने किन की एंट्रीज की हैं? चिटी की। और ये किसकी एंट्रीज की हैं? ये सारी बातें लिखने की बजाय एक बात याद रख लें, जब कभी टैक्स वाले, लिखवा दिया हुआ आपको, जब कभी टैक्स वाले किसी खर्चे को हमारा जो खर्चा है अकाउंटिंग वालों का अगले साल माइनस करने दें या अगले सालों में माइनस करने दें, तो उसको जरूर आपने बनाना है टैक्स वालों की नजर में एसेट। ये मैं मशवरा दूंगा, मुझे याद करा दीजिएगा, मंडे को ये एडजस्टमेंट रिवाइज कर लेंगे। ये एडजस्टमेंट करंट टैक्स के एंगल से तो 90% बच्चों को समझ आ जाती है। डेफर टैक्स के एंगल से अक्सर बच्चे आके सवाल पूछते हैं ये एसेट क्यों है, तो ये बात कर लेंगे, कभी छोड़ें पर इसमें क्या। अगली दो एडजस्टमेंट्स करें और नोट बनाएं, अपना काम करें बस। रेंट एक्सपेंस, ओहो इसको तो छोड़े ना। आप बता दें टी अकाउंट बनाना है नहीं बनाना? टी अकाउंट कब बनाया करना है? प्रीपेड, पेबल, अनअर्न्ड और रिसीवेबल। जल्दी से टी अकाउंट बनाएं और इस एडजस्टमेंट को पोस्ट करें। किस किसने कर लिया हुआ है? वेल डन। वर्किंग नंबर 4 है, 5 है, डिसाइड कर लें। 4। अब हम 5 बज के 2-3 मिनट पे ब्रेक ले लेंगे, ये सवाल तो हमारा खत्म हो गया।
फिर किसी ने नमाज के बाद आना हो तो पास पेपर का क्वेश्चन 5 मैंने कराना है 15-20 मिनट में। घर जाके लेना है, घर जाके अटेंड कर लीजिएगा, इधर बैठ के लेना है, इधर बैठ के, आपकी मर्जी है। उसमें सिर्फ वो टैक्स रेट चेंज है 2-3 सालों का और फिक्स एसेट की एडजस्टमेंट है, ये देख लें, क्योंकि ये रेट चेंज की रिवीजन ज़रूर होनी चाहिए। रेट चेंज की रिवीजन नहीं होगी तो ये रेट चेंज आपको टफ टाइम दे सकती है पेपर में। ये मैं आपको सवाल दिखाता हूँ, 1 मिनट आप मत खोलें। इसमें सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स हैं, मशीनरी और फर्नीचर, और कुछ भी नहीं है, और 3 सालों का रेट दिया हुआ है 35, 35, 30, जैसे कल होमवर्क में दिया हुआ था। तो ये सवाल ज़रा मैंने आपको रिवाइज करवाने ताकि रेट चेंज आपका पक्का हो जाए। तो सॉर्ट ऑफ रिवीजन है, लेकिन सवाल बहुत ज़रूरी है और कई एतबार से इंपॉर्टेंट भी है, एक अच्छी रिवीजन है। जी माय डियर, कितने सालों का टी अकाउंट खोलूं? 2 सालों का खोल लें माय डियर। वैसे ना 1 साल का खोल के गुजारा चल सकता है, वजह बताऊं क्यों? इसलिए 1 साल का खोल के गुजारा चल सकता है, करंट टैक्स की वर्किंग उसने 1 साल की मांगी हुई है, तो इसलिए डेफर्ड टैक्स का तो ब्रॉड डाउन कैरिड ऑन वैसे ही निकल आएगा। तो नो नीड टू ओपन अकाउंट ऑफ 2 years, जस्ट ओपन अकाउंट ऑफ 1 year। ओपनिंग क्लोजिंग वैसे टी अकाउंट से मिल जाने हैं, और करंट टैक्स की वर्किंग सिर्फ किस साल की मांगी है? हमारे साल की। तो 2 सालों का टी अकाउंट ना खोलें। क्लोजिंग प्रीपेड बताएं 6, ओपनिंग प्रीपेड, चलें खोलें। वर्किंग नंबर 4, हाउ टू टैकल प्रिपेयर, नाम क्या रखूं? रेंट एक्सपेंस। बताएं माय डियर, ओपनिंग प्रीपेड नहीं, पहले जो सवाल में गिवन है, क्लोजिंग प्रीपेड 6, ओपनिंग 1। आप बताएं लॉजिक के ऊपर कि इधर क्या आता है? कैश, और इधर P&L। टी अकाउंट बनाते हुए ये ना सोचा करें कि टैक्स वाले कौन सी अकाउंटिंग यूज करें। टी अकाउंट बनाते हुए ये ना सोचा करें टैक्स वाले कौन सी अकाउंटिंग यूज करें, बस टी अकाउंट बना दिया करें। आप देखें टैक्स वाले कौन सी अकाउंटिंग यूज करें। ये अच्छी रिवीजन है, वैसे बार बार हो रही है। क्वेश्चन 9 एक दिन किया था लंबा सा परसों, तो उसकी रिवीजन हो रही है। रेंट टैक्स वाले कब माइनस करने देंगे? जब कभी पे हो। तो इन करंट टैक्स वर्किंग रिवर्स, एक्सेलेंट एक्सेलेंट, मैंने कहा कोई इनकम बोलेगा भी। रिवर्स एक्सपेंस P&L एंड रिकॉर्ड। टैक्स वाले कह रहे हैं जितना पे हुआ है माइनस कर लो, कर ले माइनस जितना पे हुआ है, बोले रेंट पेड। However, in deferred tax working, carrying amount will appear and tax base will be 0. नाम प्रीपेड रेंट, यहां 6 जाएगा मेरे ख्याल से, यहां 6 जाएगा और यहां 1 जाएगा, और टैक्स बेस 0। चलें जी, आखिरी एडजस्टमेंट, ये वाली आप जल्दी कर दिया करें, प्री पेमेंट वाली एडजस्टमेंट, तो ऐसे मार्क्स देने वाली होती है। पिछले साल हमें लॉस आया था 90 मिलियन का, और हमें उम्मीद भी थी इंशाल्लाह अगले सालों में बहुत ज्यादा प्रॉफिट आ जाएंगे। ठीक है, वो तो उम्मीद तो हर एक को होती है, अगर उम्मीद ना हुई तो फिर देखेंगे, वो भी एक सवाल होते हैं। और हमें उम्मीद है कि अगले सालों में इंशाल्लाह अच्छे खासे प्रॉफिट्स भी आ जाएंगे, उसमें से ये लॉसेस क्या हो जाएंगे? माइनस। पिछले साल बता दें लॉस कितना है? पिछले साल 9। ये ना मेरे ख्याल से इस तरह की फिगर है कोई, ये इस तरह की फिगर है, ये एज ऑन है, ये एग्जैक्ट पिछले साल का है, एज ऑन, एज ऑन। पिछले साल तक कितना लॉस था करंट टैक्स में? 90। पिछले साल, सारे सालों को शायद मिला के, उससे पिछले साल का 89 हो, उससे पिछले साल का 1 हो, दोनों को मिला के पिछले सालों तक लॉस कितना था? 90। आज मैंने आपको पास पेपर के क्वेश्चन 5 में बताना है कि इस 90 का क्या करना है। हमने ये सीखा था कि इस 90 को 18 में नाम रखेंगे अनयूज्ड, और 19 में से कोशिश करेंगे यूज करने की।
बता दें एज ऑन वाली फिगरें पिछले साल कहां गई होंगी? डेफर टैक्स की वर्किंग में। एज ऑन वाली फिगर्स कहां गई होंगी? पिछले साल के आखिरी दिन तक हमारे लॉसेस कितने थे? ये मैंने पास पेपर के क्वेश्चन 5 में आपको रिवाइज कराना है कि 18 का एज ऑन लॉस कहां कहां जाता है। जिन्होंने टैक्स पढ़ा हुआ है उनसे भी पूछ रहा हूं पहले, आपको पता है 18 का लॉस 18 के एंड पे उनसे हम लॉस मानते थे और 19 में उसे माइनस करने की कोशिश करते थे। जिन्होंने नई टैक्स पढ़ा हुआ वो भी सुन लें, 18 का लॉस को 18 में कहते हैं अनयूज्ड। सवाल में क्या लफ्ज लिखा हुआ है? एज ऑन 18, और यहां भी क्या लिखा हुआ है? तो प्लीज इसको लाएं यहां। ये सवाल, ये चीज सीखनी है हमने पास पेपर क्वेश्चन 5 में। क्लास में तो की हुई है, लेकिन क्लास में उन 2 सवालों में ना किसी पुराने साल का लॉस नहीं आ रहा था। इस सवाल में सवाल 19 का है और लॉस, तो बच्चों को पता होना चाहिए ये कहां जाना है। अब आज बड़ा बड़ा करके लिख लें ताकि आइंदा आप मेरे से कभी लड़ाई ना करें। ये 18 की डेफर टैक्स की वर्किंग में जाएगा और 19 में करंट टैक्स में माइनस करने की कोशिश करेंगे। लिखें ये कहां कहां जाएगा। ये 18 की, ये बल्कि इसको इस तरह लिखें, ये 18 की डेफर टैक्स की वर्किंग में अनयूज होगा। ये 18 की डेफर टैक्स की वर्किंग में अनयूज्ड होगा, अनयूज्ड शो होगा, एज अनयूज्ड शो होगा। अब लिखवाता हूं फिक्रा, ये 18 की डेफर टैक्स की वर्किंग में एज अनयूज्ड शो होगा। ये 18 की डेफर टैक्स की वर्किंग में एज अनयूज्ड शो होगा। वजह बता दें, पहले जहां तक वजह बता दें क्यों। 18 में लॉस है ना, यूज कैसे करें, वो प्रॉफिट्स आने का वेट करें। सो 18 की डेफर टैक्स की वर्किंग में एज अनयूज्ड यूज होगा। और जिन्होंने टैक्स पढ़ा हुआ या नहीं पढ़ा हुआ बताएं, अब इसका हल क्या करें, इसे कब यूज करें। प्रॉफिट 18 में तो आया नहीं, 18 में नहीं आया प्रॉफिट। हाँ, और ये बात पास पेपर के क्वेश्चन 5 में हमने रिवाइज करनी है। और 19 में, नेक्स्ट ना लिखें, और 19 की करंट टैक्स की वर्किंग में इसको माइनस करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कोशिश ना काम हो जाए। 19 की करंट टैक्स की वर्किंग में इसे यूज करने की कोशिश करेंगे और 19 की करंट टैक्स की वर्किंग में इसे माइनस करने की कोशिश करेंगे। मैं बताता हूं दोबारा, बोलें जी दोबारा। ये 18 की डेफर टैक्स की वर्किंग में, क्योंकि एज ऑन लिखा हुआ है ना, अनयूज्ड 18 में, इस पे डेफर टैक्स एसेट बनाना क्यों है? फ्यूचर में इंशाल्लाह प्रॉफिट आएंगे, टैक्स सेव करके देके जाएगा। तो बोले बार बार, एज ऑन लॉसेस कहां जाते हैं? 18 के एज ऑन लॉसेस कहां जाते हैं? बार बार बोले, 18 के एज ऑन लॉसेस 18 की डेफर टैक्स में अनयूज्ड ही शो होते रहते हैं और 19 में इनको क्या करने की कोशिश करेंगे? यूज। ये बात लिख लें ताकि हमेशा हर सवाल में यही फिक्रा देख के इसको पढ़ लिया करेंगे। अनयूज, अच्छा इसको ना बारों बार इधर लेके जाना है आप लोगों ने। टैक्स रेट का कॉलम छोड़े पड़े, इस सवाल में कोई टैक्स रेट अलग नहीं है। इसको यहां यही कितना इनटू क्या, लेकिन इसको साथ ही ये एडजस्टमेंट सवाल में हमेशा एंड पे दी होती है, क्योंकि करंट टैक्स में आखिर में इसने आना होता है ना। ये एडजस्टमेंट सवालों में आमतौर पे एंड पे दिया होगी। आप बता दें फिलहाल, अल्लाह करे में से प्रॉफिट इतने आ जाएं कि पता नहीं कितने प्रॉफिट आए हैं। कोई लॉस से चले थे -40, -140, और प्रॉफिट कितना आ गया? 130। मुझे तो लग रहा है बड़ा मजा हो गया। ये 130 के क्या आ गए हैं? प्रॉफिट्स। पुराने लॉसेस जरा देखें 18 के एंड पे कितने पड़े हुए हैं, कहीं से ढूंढे। टैक्स की क्लास में पता नहीं आप ढूंढते थे ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस, पता नहीं कहां से ढूंढते थे, इधर जरा ढूंढे पुराने लॉसेस कितने पड़े हुए हैं? 90। उनको इस साल क्या कोशिश करें, कितने एक माइनस होंगे जरा ये बता दें। सारे माइनस हो जाएंगे।
करें फिर, ये लाइन खाली छोड़ दें, ये लाइन खाली छोड़ दें, ये लाइन खाली छोड़ दें, लेस ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस 2018 वाले, कोशिश करें माइनस करने की जितने हो सकते हैं। सारे हो गए 40। पिछले साल सोचा था फायदा होगा, इस साल फायदा ले लिया। देखिए फायदा ले लिया है ना, 130 मिलियन कमा रहे हैं और टैक्स गवर्नमेंट को किस पे दे के आ रहे हैं। आप टैक्स निकालें इस पे 30 14 और वो जो एक हमने मिटा दिया था टैक्स ऑफ टैक्स ऑन 16 एट रेट ऑफ 17.2। इसमें 3.2 कहाँ देना है, यूके में, हमारा सिटी तो है, बिजनेस का सिटी तो है। जी माय डियर, रिकॉन में शो करवा नहीं सकते, रिकॉन में करवाएंगे ना, रिकॉन आउट हो जाएगी। पाकिस्तान में कितना टैक्स दिया है, 0%, बाहर के मुल्क 20%, टोटल टैक्स 20 दिया। अभी लेके जाते हैं, अब देख लें कितने मिनट में वाइंड अप करेंगे सवाल को, 2 मिनट में कर दें, टोटल्स करें बस। अब टाइम तो नहीं है, वो ग्रेटर ग्रुटर के साइन डाल के खुद ही सोच लें। ये क्या है 61, ये क्या है, ये क्या है लेकिन ये ग्रेटर है, ये ग्रेटर है और ये ग्रेटर। वह रूल्स लगाते चले क्या। अच्छा ईच डिफरेंस भी उसने मांगा हुआ है ना। अच्छा आईकेप क्या करता होता है, इधर देखें। नहीं भाई उससे कोई इधर शो तो नहीं हो रहा, उसने किधर डाला ये लेटेस्ट टाइम का पेपर, चलें देख लेते हैं, वो उससे मंगवा लेते हैं। आईकेप ये शो करता है कि टीटीडी के साथ प्लस का साइन यूज कर लेते हैं और डीटीडी के साथ माइनस का, लेकिन छोड़ें अभी, इसका नाम बोले टीटीडी। ओ भाई अभी तो लॉजिक बताई थी, रिसर्च वो कह रहे हैं अगले साल माइनस कर लेना, डिडक्टेबल इन फ्यूचर। लॉजिक इसमें क्या पूछ रहे हैं, उन्होंने कहा था अगले साल माइनस कर लेना। अच्छा उसने ईच कहा हुआ है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है अब। उसने ईच कहा हुआ है, ईच का मतलब होता है हर एक पे अलग अलग रेट लगाएं, लेकिन आज जान दें, खैर है। यार 254 जमा 6 260 है, 260 में से 25 निकालें, 2 99.75 लाड़ लो आराम से बता दें, कोई नहीं। 82 पॉइंट पे जोर नहीं डालना होता, प्यार से बताना होता है। 82.25 टीटी डी, इधर अलग अलग निकालने पड़ेंगे। इसने नमाज से पहले वुजू शुरू करना है, वो निकल जाए, उसको जाने दें, तो टाइम लग जाएगा। 5:30 पे दोबारा शुरू करेंगे जी। 204 पॉइंट लो डीटी है, कर लो गालते फाड़ लो कान। 20 अब ग्रैंड टोटल बता दें, इसमें 31.5 ना डालना भूलिएगा। 150 पॉइंट। चलें जी, जाए नमाज पढ़ें, हम इंशाल्लाह 25 से लेके 30 तक नोट टैली कर लेंगे जितनी देर में बच्चे आएंगे।